स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना। दिस सेल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा था। इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट देन दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा देन सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। इसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। क्लियर है बच्चों? फिर अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बार बार इस लेक्चर में डिस्कस किया है। जैसे कि हम यहाँ पे क्विक रिकैप एक बार कर लेते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब हमने बताया था कि इफ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन then those type of nucleus is known as true nucleus। तो यहाँ पे होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अगर प्रोकैरियोट्स के केस में देख लें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। क्लियर है? सेकेंड डिफरेंस हमने पढ़ा कि थोड़ा सा एक बार न्यूक्लियस का डायग्राम भी हम फिर से देख लेते हैं। न्यूक्लियस इज अ डबल membrane bonded structure. It consists of two membrane. One is outer nuclear membrane, another is inner nuclear membrane, and a matrix-like structure is present inside the nucleus is known as nucleoplasm. Inside the nucleoplasm, a fiber-like, a thread-like structure is scattered. These structure are called chromatin fiber. Along with chromatin fiber, a non-membrane bonded structure. Non-membrane bonded structure is also present, and this non-membrane bonded structure is known as nucleolus। न्यूक्लियोलस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये हमारा डायग्राम है न्यूक्लियस का, ट्रू न्यूक्लियस का। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्लियर डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है। दिस पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म एंड दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगा, तो इसे सेपरेट कौन कर पाएगा? जिस वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट। क्विक रिवीजन हो रहा है हमारा, क्योंकि हमने इसे पहले भी पढ़ रखा है। थर्ड डिफरेंस हमने पढ़ा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। इन यूकैरियोटिक सेल व्हाट इज प्रेजेंट? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तभी तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। और इसके केस में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस एब्सेंट। क्लियर है? डिफरेंस नंबर 4 हमारा क्या है? तो फोर्थ डिफरेंस है कि इन यूकैरियोटिक सेल ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी, दोनों तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंड नॉन membrane bonded cell organelles are present, but in prokaryotic cell membrane bonded cell organelles absent। membrane bonded cell organelles absent। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स। सम सेल ऑर्गेनल्स को हमने क्लासिफाइड किया था। सम सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंड सम आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स आर टू टाइप्स ऑफ, सम आर यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंड सम आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। तो यहाँ पे बोला गया कि जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा, बट इसमें एब्सेंट होगा। फिर हमने पढ़ा था इन यूकैरियोटिक सेल
80s ribosome present, but in prokaryotic cell 70s ribosomes presents. तो इस तरह से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को. हमने फिर से इसलिए रिवाइज किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ध्यान में होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग ने क्विक रिवीजन कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. अब हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम हमने बार बार ड्रॉ करके डिस्कस किया. तो यहाँ हम सीखेंगे, किसका डायग्राम देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल का. प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों हम जरा सा इस बात को समझ ले कि हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है कि एक साइंटिस्ट थे आर.एच. व्हिटेकर. कौन थे? आर.एच. व्हिटेकर. ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर साहेब ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको 5 किंगडम में कैटेगराइज किया है. मींस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 किंगडम. कैटेगराइजेशन जरूरी है, ये हमें जानना चाहिए. मान लो अभी हम इजीली बता पाते हैं ये एनिमल है. क्यों एनिमल है? तो उनमें ये सर्टेन कैरेक्टर क्राइटेरिया है, इनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से ये एनिमल्स. और ये क्या है? प्लांट है. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस का. अगर हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मींस क्या है? प्लांट है. फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, एनिमल. इस तरह से जो हमने बेसिक बातें पढ़ी हैं, मॉडिफिकेशन आगे होगा वो हमें पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक बातें हैं उनकी बात पहले कर लें. सेल वॉल, हमने बोला प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल. क्लियर है? तो इस तरह से सर्टेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं. अब मींस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना. तो यहाँ पे अभी जो हम लोग जिस यहाँ पे मानते हैं मॉडल को, थ्योरी को, वो है आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हिटेकर साहब के अकॉर्डिंग सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 क्लास में क्लासिफाइड किया गया. इससे पहले एक साइंटिस्ट थे लीनियस, कार्लस लीनियस. पूरा नाम है कार्ल वॉन लिने. इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उन्हें 2 किंगडम में क्लासिफाइड किया गया. मतलब वो 2 तरह के होते हैं, वन इज प्लांटी एंड अनदर इज एनिमेलिया. ठीक है, मिस उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया, वन इज प्लांटी अनदर इज एनिमेलिया. फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए और इनमें मॉडिफिकेशन करते गए कि नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये 2 ही किंगडम में क्लासिफाइड होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस पे सेट नहीं हो पा रहा है. तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट के मॉडिफिकेशन के बाद एक साइंटिस्ट आए आर.एच. व्हिटेकर. इनका जो क्लासिफिकेशन था ये अभी तक सबसे सुटेबल माना जाता है. इन्होंने बताया कि नहीं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को 5 क्लास में हम क्लासिफाइड करेंगे, 5 किंगडम में क्लासिफाइड करेंगे. तो ये 5 किंगडम इन्होंने बताया. मोनेरा, फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फंजाई को फंगी भी बोलते हैं, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया. क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो यहाँ ये बताने का पर्पस क्या है बच्चों. जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट किया है. हमने आपको बताया कि यूनिट 3 में इसलिए आपको पहले पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें सारे के सारे बेसिक बातें हैं, है ना. और ये जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है ये यूनिट 1 के 2nd चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है. तो बच्चों कोरिलेशन आना चाहिए, है ना, कि कैसे क्या है. तो यहाँ पे आप देखो, जैसा कि अभी हमने यहाँ सीखा कि सम सेल्स आर यूकैरियोटिक एंड सम आर प्रोकैरियोटिक. क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर अभी हमने फर्दर बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे ये 5 कैटेगरीज के होंगे, ये 5 किंगडम में होंगे. ठीक है, तो उनसे सेल का क्या रिलेशन है?
तो बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ऐसा पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। कोई भी लिविंग हो, एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, किसी का भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होगा? सेल, है ना। तो एक बार क्विक देख लेते हैं। सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, देन ऑर्गन सिस्टम और देन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, है ना। किसका फॉर्मेशन होगा? ऑर्गेनिज्म का। तो अगर हम बात कर ले तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, तो उनके लिए इस डेटा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट सम ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उनमें क्या होगा? टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। कुछ उससे भी एडवांस होंगे ऑर्गन, कुछ उससे भी ज्यादा ऑर्गन सिस्टम। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनका स्ट्रक्चर किसका बना होगा? सेल का, ठीक है। और ये सेल अगर यहाँ देखें तो टू टाइप्स के हो सकते हैं, वन इज यूकैरियोटिक, अनदर इज प्रोकैरियोटिक। क्लियर है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात कर ले तो ये पूरे के पूरे 5 किंगडम में, जैसे मोनेरा एक किंगडम है, ठीक है। इस किंगडम का बेस्ट एग्जांपल जो आपको याद रह सकता है वो है बैक्टीरिया। क्लियर है? बैक्टीरिया ना तो प्लांट है, ना एनिमल है, ना फंजाई है, ना प्रोटिस्टा है, ये क्या है? मोनेरा है, ठीक है। बैक्टीरिया आर मोनेरंस, ये मोनेरा किंगडम का मेंबर है। इसके अलावा और भी बहुत मेंबर है, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये सब हम मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वहां। तो अभी बस एक जो सिंपल जो आप समझ सकते हो उस एग्जांपल को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। मोनेरा एक किंगडम है जिसके मेंबर क्या होते हैं? बैक्टीरिया। उसी तरह अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा का मेंबर होता है अमीबा। क्लियर है? पारामीशियम, ये सब पहले एनिमिलिया में आते थे, बट अब इन्हें कहाँ रखा गया है? इन्हें रखा गया है प्रोटिस्टा में। इसके अलावा यूग्लिना और भी बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं। किसके मेंबर्स हैं? प्रोटिस्टा की। फंजाई की बात करते हैं तो आप जानते हो ईस्ट क्या है? एक फंजाई है। इसके अलावा प्लांटी में अगर हम ले ले तो प्लांट तो आप समझते हो, एनिमिलिया मीन्स एनिमल्स। तो यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं ये जो डिफरेंट किंगडम्स हैं, तो किंगडम है मीन्स ऑर्गेनिज्म इसके मेंबर होंगे, और ऑर्गेनिज्म इसके मेंबर हैं तो ऑर्गेनिज्म किसका बना होगा? सेल का बना होगा। तो यहाँ हम ये सीखेंगे कि किस किंगडम के मेंबर किस तरह के सेल्स के बने हुए हैं। तो यहाँ आप देख लो, मोनेरा जो है, मोनेरा के जो मेंबर होते हैं वो बने होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। क्लियर है? बाद बाकी रेस्ट जितने किंगडम है मीन्स 4 किंगडम है, इनके मेंबर्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, मीन्स यूकैरियोट्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके, फिर हमने यहाँ बताया कि ये ऑर्गेनिज्म है तो इनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगा? सेल। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था कि सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, वन इज प्रोकैरियोटिक एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक। तो यहाँ हम सीख सकते हैं कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके सेल का नेचर क्या होगा। तो बताया गया कि 5 किंगडम में ओनली 1 किंगडम मोनेरा, जिसके मेंबर किसके बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के। बाद बाकी किंगडम के जो मेंबर होते हैं वो बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल के। तो अगर आप समझते ही नहीं कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो बच्चों क्या वहाँ ये चीजें इतनी आसान हो पाती? नहीं हो पाती। अभी तो बस हमने इतना ही बता के छोड़ दिया कि ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आता, मिस मोनेरा कंसिस्ट ऑफ 70s राइबोसोम, तो आपको ये पता, क्योंकि मोनेरा क्या सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक, एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 70s राइबोसोम, तो आपको पता होगा तब तो कि 70s राइबोसोम होता क्या। इस तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं।
तो इसलिए ये चैप्टर हमारा बेसिक चैप्टर है और इससे हमें बाद बाकी सारे चैप्टर्स को कोरिलेट करके पढ़ना है। तो यहाँ ये बेसिक बातें थी जो हमने सीखा, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल किस किंगडम में के मेंबर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए, तो हमारा आंसर क्या होगा, मोनेरा। बाद बाकी के सेल्स के बाद बाकी किंगडम जो होते हैं उनके जो सेल होंगे वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक सेल। तो अब इन सब बातों के बाद अब हम चलते हैं डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अब हम बैक्टीरिया के डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया इज द मेंबर ऑफ मोनेरा एंड मोनेरा इज कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? तो बस इसी बात को समझाने के लिए हमने यहाँ इन बातों को आपको बताया। तो चलो अब हम डायग्राम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरिया का। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे हम ले रहे हैं किसके फॉर्म में, बैक्टीरिया के फॉर्म में, तो आप देखोगे हमने आपको सेल बाउंड्री पढ़ाने वक्त बताया था कि in bacteria 3 cell boundaries are present. First one is known as cell membrane or plasma membrane. ठीक है? Second type of boundary found in bacteria is known as what? Cell wall. And bacteria is the member of kingdom Monera. ये क्या हो गया, सेल वॉल। क्लियर है? उसके बाद हमने बताया कि बैक्टीरिया में एक और स्पेशल बाउंड्री प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। The third type of boundary is known as glycocalyx. This glycocalyx is two types of. Some glycocalyx is present in the form of capsule and some are present in the form of slime layer. क्लियर है कॉन्सेप्ट? हमने बोला कि ग्लाइकोकैलिक्स का दो फॉर्म होगा, कुछ ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल के फॉर्म में होंगे और कुछ स्लाइम लेयर के फॉर्म में होंगे। स्लाइम लेयर जो होता है वो स्टिकी इन नेचर होता है और कैप्सूल जो होता है वो हार्ड होता है। तो यहाँ जो हम बैक्टीरिया का डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर, वहाँ कैप्सुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मींस ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल के फॉर्म में बैक्टीरिया को सराउंड कर रहा है। तो किसी भी सेल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सेल बाउंड्रीज। तो यहाँ हमने सेल बाउंड्री डिस्कस कर लिया। In bacterial cell, 3 types of cell boundaries are present. First is cell membrane, then cell wall, and last is glyco. Means outer one is glycocalyx. जब हमारा एक component पूरा हो गया cell boundary, then another component to become cell is what? The another component of cell is cytoplasm. Cytoplasm is a matrix-like structure. तो ये क्या है सेल का, साइटोप्लाज्म। क्लियर है? अब द थर्ड कंपोनेंट इज व्हाट, न्यूक्लियस, है ना। अब आइदर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अलग मैटर है, बट न्यूक्लियस इज ऑलवेज प्रेजेंट। बच्चों मैं पिछले लेक्चर से बोलते आ रही हूँ, बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, और वो ये बता के बहुत खुश होते हैं कि इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट and in prokaryotic cell nucleus is absent. No, here we differentiate on the basis of nuclear membrane, not on the basis of nucleus. क्योंकि अगर न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो सेल थोड़े समय बाद डेड हो जाएगा, सेल सरवाइव नहीं कर सकता है। न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक आवर ब्रेन। ओके, किसी बॉडी से अगर ब्रेन को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बॉडी सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं होगा। तो यहाँ जो इसका न्यूक्लियस है, इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाट इज प्रेजेंट, डीएनए। तो हियर डीएनए इज सर्कुलर। कैसा डीएनए प्रेजेंट है? सर्कुलर डीएनए। तो
तो इस तरह से एक सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। सेल कंसिस्ट ऑफ सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा अब फिर से हम आते हैं कि साइटोप्लाज्म में वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने जैसा कि पढ़ा कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट only membraneless cell organelles are present, means non membrane bonded। और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो वो कौन है, वो है राइबोसोम। वो भी राइबोसोम में हमने पढ़ा वन इज 70s, अनदर इज 80s। तो हियर 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इसके अलावा बच्चों ऐसा कुछ नहीं कि हर कुछ यूकैरियोटिक के पास ही होगा, इसके पास सब कुछ की कमी है, लेकिन एक बहुत ही खास चीज इसके पास होती है और वो है प्लाज्मीड। क्या है? प्लाज्मीड। प्लाज्मीड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। मीन्स हमने बोला कि प्लाज्मीड इज अ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मीड and plasmid is a extra chromosomal material। मीन्स कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इनसाइड न्यूक्लियस व्हाट इज प्रेजेंट? क्रोमोसोम। तो यहाँ भी तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मीन्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट इसके अलावा इसके पास एक और क्रोमोसोमल मटेरियल है प्रेजेंट, किसके फॉर्म में? प्लाज्मीड के फॉर्म में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ बोला गया कि ऑलरेडी न्यूक्लियस कंसिस्ट व्हाट? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंसिस्ट डीएनए। along with this डीएनए ये क्या करेगा? प्रोकैरियोटिक सेल एक एक्स्ट्रा डीएनए को रखेगा या फिर क्रोमोसोमल मटेरियल को रखेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मीड। ठीक है, बट सेल का जो भी फंक्शन होगा वो रेगुलेट होगा इसी डीएनए से, जो कि सेल का डीएनए है, ना कि प्लाज्मीड से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हमने बोला कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस का फंक्शन है ये सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो यहाँ भी इस प्लाज्मीड के होते हुए भी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो भी फंक्शन है, उसको यही रेगुलेट करेगा। क्लियर है? तो फिर इस प्लाज्मीड का क्या फंक्शन है? इसके पास तो क्रोमोसोम है, इसके पास भी तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है मीन्स डीएनए है, डीएनए है मीन्स जीन है, और जीन है तो मीन्स इसके पास एबिलिटी है डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का। तो हाँ है, ये भी कंट्रोल करेगा, पर ये सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, ये डायरेक्ट सेल के फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और ये प्लाज्मीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लाज्मीड के लिए हमने बोला डायरेक्ट नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज प्लाज्मीड? तो प्लाज्मीड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मीड जो होता है वो क्या यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट होता है? नो, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मीड इज ओनली इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो आज हमने एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखा प्रोकैरियोट में, क्या वो है? प्लाज्मीड। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके पास तो बहुत कम सेल ऑर्गेनल्स हैं, और जैसा कि हम बात करें सेल के सारे फंक्शन को उनका सेल ऑर्गेनल ही परफॉर्म करता है, तो फिर यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनमें इनफोल्डिंग हो जाती है, और ये इनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? मेसोसोम कहलाता है ना। और दिस मेसोसोम बिहेव, this modified structure is known as mesosome. What is mesosome? Enfolding of plasma membrane। ठीक है,
और ये जो मेसोसोम है ये किसका काम करते हैं? तो ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। तो यहाँ तो कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? तो इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा मेसोसोम। कैस व्हाट इज मेसोसोम? तो मेसोसोम इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक तो इसका फंक्शन हो गया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड ऑक्सीडाइज होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये काम कौन करेगा? मेसोसोम। इसके अलावा मेसोसोम के और भी फंक्शन है, जैसे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये जो डीएनए है वो जाके, ये सेलुलर डीएनए ये जाके मेसोसोम के साथ एडहेयर हो जाता है, सट जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, कौन? डीएनए। और मेसोसोम इस डीएनए के डिवीजन में मदद करता है। मतलब जब सेल डिवीजन होते रहता है उस वक्त ये जो डीएनए है वो सेंट्रली लोकेटेड ना होके कहाँ चला जाता है? मेसोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है और इस तरह से ये मेसोसोम सेल डिवीजन में डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है। डीएनए के रेप्लिकेशन कहने का मतलब है कि एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। तो इस काम में कौन मदद करेगा? मेसोसोम। इसके अलावा ये मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोसोम से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेसोसोम से अगर बात करें तो बच्चे इतना तो याद रख लेते हैं कि मेसोसोम बिहेव लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन, बट डीएनए रेप्लिकेशन एंड ये सेल वॉल फॉर्मेशन ये भूल जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ये हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया और जो भी बातें एनसीईआरटी में दी गई हैं वो एक एक वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो भी स्टडी होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये था हमारा किसका स्ट्रक्चर? प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने प्लाज्मिड और मेसोसोम डिस्कस किया। इसके अलावा ये जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसके ऊपर एक एक्सटेंशन होता है जो कि कहलाता है फिम्ब्री। फिम्ब्री मैं इसे यहां मेंशन करती हूँ। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिम्ब्री। ये फिम्ब्री क्या है? ये फिम्ब्री जो है बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली पैरासिटिक इन नेचर होता है ना? तो हमेशा उसे कोई सबस्ट्रेटम चाहिए अटैच होने के लिए। तो ये फिम्ब्री जो है इसे सबस्ट्रेटम से अटैच होने में, एडहेयर होने में मदद करता है। क्लियर है? फिम्ब्री का क्या फंक्शन है? जिस तरह से हम लोग खड़े हैं, किसकी वजह से खड़े हैं? पैर की वजह से। तो ये मदद कर रहा है यहाँ खड़े होने में। वैसे ही ये जो फिम्ब्री है ये बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करता है क्लियर? इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसका नाम वो भी फिम्ब्री लाइक ही होता है लेकिन थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज होता है और यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसका नाम है पिली। क्लियर है? क्या नाम है इसका? पिली। ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है, सेक्सुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दो नए स्ट्रक्चर हमने देखा, फिम्ब्री और पिली। फिम्ब्री का क्या फंक्शन है? ये बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से अटैच होने में मदद करता है और ये जो पिली है इसका फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो
इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसका नाम है 70s राइबोसोम। उसके अलावा एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लाज्मीड या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। अब बच्चों यहाँ हम कुछ बातों को सीखेंगे, जैसे ये जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, इसके बहुत सारे नाम हैं। इस प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसके अलावा हम इसे न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं। इन सब बातों को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वहाँ डिस्कस करेंगे। पर इन बातों को आप ध्यान में रखना, ठीक है? क्या बोला हमने? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड। तो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हमने बहुत सारे टाइम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि बात कर ली, यूकैरियोटिक सेल किस में प्रेजेंट होगा? प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, फंजाई में प्रेजेंट होगा, प्लांटी में, एनिमेलिया में। तो प्लांटी और फंजाई में प्लांट का डायग्राम और एनिमल सेल का डायग्राम हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। तो अब इस तरह से सेल से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें थी वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो देख लेते हैं जो नेट में पूछे गए हैं, और फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर में हमारे एनसीईआरटी में जैसे बताया गया है हम उस तरह से यहाँ पे फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। ओके, ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग structure is not found in a प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? ऑप्शन फर्स्ट मेसोसोम, सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन थर्ड न्यूक्लियर एनवेलप। और आपको पता है एनवेलप इज आल्सो नोन एज मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल एनवेलप, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। एंड ऑप्शन डी इज राइबोसोम, ठीक है? तो हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा? तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शन को यहाँ डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेसोसोम, है ना? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, मेसोसोम is the enfolding of plasma membrane in prokaryotic cell, only present in prokaryotic cell. तो is this option is right? No, ये क्या होगा? ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। यहाँ क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से और आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी में एरर होने का डर ज्यादा होता है। नॉट फाउंड, तो ये तो फाउंड होता है। नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमने बताया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ सेल बाउंड्री एंड प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। कोई भी सेल होगा उसमें एडिशनल कोई भी बाउंड्री हो जाए, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज प्रेजेंट। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? न्यूक्लियर एनवेलप मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को हम किस बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? नो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होगा? एब्सेंट। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है आइदर 70s और 80s। तो वहां क्या होगा? प्रोकैरियोटिक में 70s और यूकैरियोटिक में 80s। तो इस तरह से आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। सेकेंड क्वेश्चन इज डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यूक्लियस, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड क्लोरोप्लास्ट, और फोर्थ है राइबोसोम्स। ठीक है, मीन्स इनमें से किसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा? तो न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में हमने पढ़ा है न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम, एंड chromosome is the condensation of chromatin net. This chromatin net is composed of nucleosome, and nucleosome is the structure consist of DNA and histone protein. ठीक है, मीन्स डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में तो डीएनए प्रेजेंट होगा। सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक सेल ऑर्गेनल, लेकिन इसके पास अपना डीएनए होता है ना, और 70s राइबोसोम होता है, जिस वजह से इसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ठीक है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट, सेम रीजन क्लोरोप्लास्ट के लिए भी। Chloroplast is also a double membrane bonded cell organelle present in plant cell, and it also consists of on DNA and 70s ribosome. Last option is what? Ribosome. तो क्या राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम जरा क्लियर लिखते हैं जो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या राइबोसोम के अंदर अपना डीएनए होगा क्या? नहीं। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज राइबोसोम। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पहले से साफ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द following structure is an organelle within an organelle, organelle within an organelle. Which of the following structure is an organelle within an organelle? ऑप्शन देखते हैं हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, बी पेरोक्सीसोम, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड डी मेसोसोम। अब क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, मीन्स इन सब में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑर्गेनेल, कहने का मतलब है सेल ऑर्गेनेल, एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर दूसरा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ऐसा तो दो ही सेल ऑर्गेनेल है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिसके अंदर
एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है और वो कौन है, राइबोसोम। बार स्ट्रक्चर से भी क्लियर कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। This is the structure of chloroplast. Chloroplast is a double membrane bonded structure. It consists of grana and stroma. ये जो इसका स्ट्रोमा है यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड 70s ribosome. So ribosome is a type of cell organelle and this is the structure of chloroplast. ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, मीन्स वन सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट विद इन द अनदर सेल ऑर्गेनेल। कौन सा, राइबोसोम। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम कंडीशन है। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल होगा, तो वो सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल होके भी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे कहा गया ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the main area of various types of activities of a cell is the main area of various types of activities of a cell is। इस एरिया को एरिना भी बोला जाता है। ठीक है, अगर एरिना भी दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो अब ऑप्शन पहले हम देख लें क्या क्या ऑप्शन है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन थर्ड है साइटोप्लाज्म एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेल के अंदर कौन सा वो एरिया है जहां की सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, या फिर ऐसे बोल लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, if this is the structure of cell, it consists of a cell boundary, just below the cell boundary what is present, cytoplasm and nucleus is present. This is the structure of cell. This cytoplasm consists of various type of cell organelle and all the vital activities of cell performed by their cell organelles. So जहाँ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा वहीं मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी और वही मेन एरिया होगा सेलुलर एक्टिविटी का। तो क्या होगा हमारा आंसर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ हमने एक टर्म लिखा माइटोकॉन्ड्रियन, इसको देख के मत घबराइएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं मीन्स वन माइटोकॉन्ड्रिया, और एक सेल के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सबको अलग अलग एक साथ लेके हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो यहाँ हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम the two subunits of ribosome remain united at a
critical iron level of ऑप्शन फर्स्ट है हमारा मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर एंड डी मैंगनीज। तो यहां देख लो, यहां क्या है हमारा क्वेश्चन, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड। हमने आपको बताया था बच्चों कि अगर ये सेल का साइटोप्लाज्म है तो इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जो होते हैं उनके सब यूनिट्स स्कैटर्ड होते हैं, है ना। एंड राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, one is larger and another one is smaller, and these subunits are scattered in the cytoplasm of cell। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, किसका, राइबोसोम का। तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दिस सबयूनिट्स एसोसिएटेड एंड फॉर्म अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पे देखो ये है स्मॉलर सबयूनिट एंड दिस वन इज द लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ हमने स्मॉलर बना लिया, ये लार्जर है। अभी ये दोनों एक दूसरे से अलग है, इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो इन दोनों के एक साथ जुड़ने के लिए इस साइटोप्लाज्म में एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए, वो क्या है, Mg++। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि कौन से आयन हैं जिनके प्रेजेंस में ये जो सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम है ये आपस में एसोसिएटेड होंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ Mg++ means magnesium ion। In presence of magnesium ion both the subunits of ribosome get associated। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो नेट में पूछे गए हैं और जो अभी तक हमने बेसिक बातें पढ़ी हैं उनकी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला साफ कर दो, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन था। तो इस तरह से ये जो बेसिक बातें थी सेल की ये क्लियर हो गई। अब हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर यहाँ डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से कर लेना ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हाँ, तो सेल की अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर चलते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वहां में पढ़ना है व्हाट इज सेल, मींस डिफिनीशन ऑफ सेल। तो सेल की अगर हम बात करें तो हमने इसका डिफिनीशन सीखा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, है ना। सेल क्या है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट। कैसे बताया गया है, हमने एक एक टर्म को यहाँ एक्सप्लेन करके सीखा है, कोई रटने वाली बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, अब फिर हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ बताया गया कि ये जो सेल है ये तो इसका डिफिनीशन है, ये हमने समझ लिया। ये जो सेल है इसमें सबसे पहले इस सेल को किसने देखा, इस सेल की डिस्कवरी किसने की। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की वो था डेड सेल। कैसे सेल की डिस्कवरी की, डेड सेल की। और ये डेड सेल प्रेजेंट था सेल के सेल वॉल में। ठीक है, हमने आपको बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग बाउंड्री बट सेल वॉल इज अ डेड बाउंड्री। क्लियर है, तो बोला जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। और कैसे सेल की डिस्कवरी की, डेड सेल की डिस्कवरी की। कहाँ की, तो कॉर्क सेल में। क्लियर है, कॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्क जो है ये आउटर स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का,
इसे एनाटॉमी में मीन्स अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है, बाढ़ के सबसे रिलेटेड, तो वहाँ देख लेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। कैसे सेल की डिस्कवरी की? डेड सेल की, किसमें? कॉर्क में। दूसरे साइंटिस्ट हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या बताया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। लाइव सेल को सबसे पहले किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहेब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। तो इस तरह से यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के नाम हमने बताए, एकदम ध्यान में रहना चाहिए साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन। रॉबर्ट हुक फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। कैसे सेल की डिस्कवरी की? डेड सेल की। कहाँ? कॉर्क सेल में। दूसरे साइंटिस्ट है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल की। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की, तो आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लिखा रहे कि फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो हमारा आंसर बदल जाएगा, क्या होगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। फिर नेक्स्ट है कौन साइंटिस्ट है? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और इसे बोला न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल। ये बात इन्होंने ही बताई थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं किससे रिलेटेड? सेल से रिलेटेड, जो हमारे चैप्टर में दिए गए हैं और ये इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। अब जब ये सब हमारा हो गया तो फिर हमें सीखना है ये जो सेल होता है, मीन्स क्या किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर को हम सेल बोल सकते हैं क्या? तो नहीं, हमने बोला कि सेल होने के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए। अभी तक ऐसा ही पढ़ाया है। कौन कौन से? सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। बट इसके अलावा हमारे बुक में ये बताया गया है और ये है, ऐसा है भी कि किसी भी लिविंग थिंग को सेल होगा, किसी भी सेल में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो बताया गया कि कोई भी सेल मीन्स कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर सेल तब कहलाएगा जब वो इंडिपेंडेंटली सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। इंडिपेंडेंटली सारे फंक्शन को वो परफॉर्म कर सके, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। पहला था कि इसका एग्जिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। और दूसरा इसमें क्या पॉइंट आया कि ये सिंगल सेल भी है तो ये सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है? तो ये 2 बातें सेल होने के लिए जरूरी हैं। इसके बाद अगर हम चैप्टर में आगे बढ़ें तो इसमें हमें पढ़ना है सेल थ्योरी। क्या पढ़ना है? सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इस सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इसे फॉर्मुलेटेड किया, जिसमें कि एक बॉटनिस्ट थे और दूसरी जो है वो जियोलॉजिस्ट थे। वन साइंटिस्ट इज बॉटनिस्ट एंड अनदर इज जियोलॉजिस्ट। तो आपको पता है जो बॉटनिस्ट होते हैं वो प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। क्या देखते हैं? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में हमने बताया 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इसे फॉर्मुलेटेड किया। वन इज मैथियस स्लाइडन एंड अनदर इज थियोडोर श्वान। मैथियस स्लाइडन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। और थियोडोर श्वान साहेब ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो अब देखिए, स्लाइडन बॉटनिस्ट हैं, थियोडोर श्वान
जियोलॉजिस्ट है। तो ये जो स्लाइडन साहिब है ये एक बॉटनिस्ट है, तो इन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया। एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन इसने देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किसके बने हुए हैं, तो वो सेल्स के बने हुए हैं या फिर टिश्यूज के बने हुए हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इन्होंने क्या बताया कि ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ cells, all type of plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant, ठीक है, all type of plant, all type of plant composed of different kind of cell, अलग अलग तरह के सेल के बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट की स्टडी की और बताया कि जो भी प्लांट है, प्लांट एक ऑर्गेनिज्म हुआ, ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है, सेल का बना होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है ऑर्गेनिज्म के, सेल, और ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो इस बात को यहाँ इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि देखो ये इनका थ्योरी है, तो इसे जब भी याद रखना होगा इसी तरह, इसे हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी जब भी जिस तरह से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, हमें भी वैसे ही इसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो ऑल टाइप ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल एंड फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। अब हम आते हैं थियोडोर श्वानसैप, जो कि एक जियोलॉजिस्ट है, और ये कैसे जियोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। इस स्टेटमेंट को स्लाइडन साहिब ने 1838 में प्रपोज किया, और अब ये जो श्वान साहिब है उन्होंने 1839 में बताया कि ये जियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की। एनिमल सेल की स्टडी करके इन्होंने बताया कि ऑल एनिमल सेल्स इज सराउंडेड बाय अ लिविंग मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी एनिमल सेल हैं वो एक लिविंग मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम इसे बस ब्रीफ कर लेते हैं, अगले दिन इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है हमारा, ऑल एनिमल सेल्स सराउंडेड बाय लिविंग मेम्ब्रेन, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, आज इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बताया, उन्होंने सीधे बताया कि जितने भी एनिमल सेल हैं वो एक ही बाउंड्री से कवर होते हैं और वो लिविंग इन नेचर होता है। वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और भी कुछ बातें हैं जिसे इन लोगों ने मिलके बताया, तो ये सब हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, बाद बाकी जो पढ़ाया गया है आप उससे एक बार क्विक रिवाइज कर लेना।